बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जब लहलहाते हैं खेत खलियान तो खुश रहते हैं हमारे किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों का लाभ आज हम लेंगे और कुछ खास विषयों पर चर्चा भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला जिले के प्रगतिशील दूध उत्पादकों को पुरस्कृत करने की है योजना। किसान जल्द से जल्द पीएम किसान पोर्टल पर डाउनलोड कराएं भूमि अभिलेख। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद। भारत अब समाचार विस्तार से। गुमला जिले के श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रगतिशील दूध उत्पादकों को जिला स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना है। इसके लिए प्रगतिशील दूध उत्पादकों को जिला गव्य विकास कार्यालय गुमला में आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र के साथ दूध उत्पादकों को अपने पशु, गौशाला, दूध उत्पादन की मात्रा का विवरण और फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। किसानों को कृषि कार्य में आर्थिक सहयोग देने के लिए झारखंड के सभी जिलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से हर किसान के खाते में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें पीएम किसान योजना के लाभुक किसानों का भूमि अभिलेख पीएम किसान के पोर्टल पर डाउनलोड किया जाना है। लेकिन अभी तक बहुत किसानों ने अपना भूमि अभिलेख अपलोड नहीं किया है। ऐसे किसान जल्द से जल्द पीएम किसान पोर्टल पर अपना भूमि अभिलेख अपलोड करा लें। साथ ही केवाईसी भी करा लें ताकि अगली किस्त मिलने में कोई परेशानी न हो। किसान भाइयों, आप कई मौसमी फसलों से अधिक आय प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य संवर्धन करें। इसके लिए फल, सब्जी, अनाज किसी का भी उसकी उपयोगिता और मांग के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन के लिए सब्जियों में गाजर, मूली का अचार बनाकर बेच सकते हैं। टमाटर का सॉस तैयार कर सकते हैं। मड़ुआ का आटा और बिस्किट बना सकते हैं। आंवला का जूस, अचार और मुरब्बा बना सकते हैं। इसी तरह जामुन के बीज का चूर्ण और फल का सिरका तैयार कर सकते हैं। अभी इस सीज़न में तो कटहल, आम और इमली ये सब का हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सीज़न में ही मिलता है, उसके बाद तो मिलेगा नहीं। अगर हम इसका मूल्य संवर्धन कर ले तो हमें पूरे 12 महीने हम खा सकते हैं। जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ भी ये मिल सकता है। मीन्स गांव में है तो शहर के लोग भी खा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किसान लोग ही, शहरों में भी लोग खरीद के जैसे अचार बनाते हैं उसी तरीके से हर अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। तो मूल्य संवर्धन इस प्रकार से कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अगस्त से सितंबर तक फसल लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि शंकर प्रभेदों में भारत या इंद्रा लगा सकते हैं। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। आसानी और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, आप जब अपनी मिर्च फसल में इन रोगों का लक्षण देखें तो इनकी रोकथाम के लिए 0.02% मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तरह तरह की नई नई जानकारियों का लाभ लिए, मौसम की मिजाज के बारे में जाना और मंडी का क्या है भाव वो भी जाना। अब वक्त तो चला छोटे से विराम का। अब कहीं मत जाइएगा, इस विराम में छुपा है छोटा सा संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, हमारे झारखंड के परिवेश में तसर की खेती की कई संभावनाएं देखी जा रही हैं।
आज का विषय भी ऐसा ही कुछ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बीजागर तसर बीज कोष की देखभाल और सावधानियां हम कैसे बरतें। तो चलिए देर न करते हुए आपको सीधे ले के चलते हैं स्टूडियो, जहां पे हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड चूँकि वन प्रदेश है, इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पर तसर का उत्पादन किया जाता है। एक रोज़गार का साधन है तसर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे किसान भाई तसर बीजों के रखरखाव के सही जानकारी के अभाव में इसे नहीं रख पाते हैं और उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे कि तसर बीजों को आप बीजागार में कैसे रखें, कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगड़ी के विशेषज्ञ डॉक्टर कर्मवीर जेना। डॉक्टर कर्मवीर जेना संस्थान में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हैं और एक लंबे अनुभव का आपके साथ वो साझा करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर साहब, जब हम बीजागार की बात करते हैं तो आमतौर पर बीजागार मतलब जहाँ पर बीज रखा जाता है। तसर के मामले में क्या यही होता है? बीजागार हम किसे समझें? क्या जब हम बीज रखें तो किस तरह की बातों का हम ध्यान रखें? जनरली जो टसर का बीजागार होता है, टसर का जो बीज कोसा होता है जहाँ हम संरक्षण करते हैं उसको बीजागार बोलते हैं। पर्टिकुलरली जो अंडा बनाने के लिए जो कोसा व्यवहार होता है उसी को जो हम संरक्षण करते हैं, उसी को जहाँ संरक्षण करते हैं उसको हम बीजागार बोलते हैं। बिल्कुल। तो जब बीजागार में हम बीजों को रखते हैं तो उसमें किस किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि बीज सुरक्षित रहें? जनरली बीजागार को हम किस जगह को हम बोलेंगे बीजागार, जहाँ कोकून को आप प्रिजर्वेशन रूम होना चाहिए, जहाँ कोकून का आप संरक्षण कर सकते हैं, एंड ओविपोजिशन रूम होना चाहिए जहाँ अंडा देने के लिए मौत को सुविधा होना चाहिए। मौत का टेस्टिंग के लिए जो जनरली जो रोग के लिए हम टेस्ट करते हैं उसके लिए सुविधा होना चाहिए। और एग प्रिजर्वेशन रूम, अंडे को बंद होने के बाद उसको जहाँ प्रिजर्व करते हैं इसके लिए होना चाहिए। और स्टोर रूम, एक असबाब पत्र रखने के लिए। और जो बीजागार का चारीपास जो जनरली बारंडा होता है 8 से 10 फीट बारंडा, ये जो सुविधा होना चाहिए तो इसको हम बीजागार बोलते हैं। अच्छा, मतलब बीजागार मतलब जो हम सिर्फ समझते हैं कि बीज रख दिए, ये नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जब हम बीजागार बनाए डॉक्टर साहब, तो कौन सी ऐसी जगह हो जहाँ पर हम बीजागार बनाएं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बीजागार बनाते हैं, उनको सही जगह का चुनाव करने में दिक्कत होती है। तो हम आपके माध्यम से ये किसान भाइयों को बता दें कि जब हम बीजागार बनाएं तो किस स्थान का चुनाव करें? बीजागार बनने से पहले उसको चुनना चाहिए जहाँ रियरिंग होता है, जहाँ कीट पालन होता है उसी जगह से दूरी होना चाहिए। ये पहला हम लेना चाहिए। सेकंड होगा थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में, जहाँ वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, जहाँ जल जमाव नहीं, जल जमा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छायादार जगह होना चाहिए। ये सब जगह पहले चुनना चाहिए। तो उसी जगह को बीजागार बनाने के लिए पहले चुनना चाहिए। बिल्कुल। मतलब जब भी हम बीजागार बनाएं तो इस बात का तो अवश्य ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप बीजागार बना रहे हैं वो जगह थोड़ी सी ऊंची हो ताकि पानी का कोई जमाव नहीं हो। और एक महत्वपूर्ण बात, बीजागार जो है वो जहाँ पर हम कीट पालन कर रहे हैं उससे दूरी पर तो जरूर होना चाहिए। तो बीजागार निर्माण में हम जो निर्माण करते हैं तो क्या साधारण जो हम घर बनाते हैं क्या उसी तरह बीजागार का निर्माण भी किया जाना चाहिए? नहीं, अगर मॉडल ग्रेनेज हाउस जो है ये कंक्रीट में बनता है, उसका जो सेंट्रल प्रिजर्वेशन हाउस है 11 × 5 मीटर का होता है, जहाँ की हम 1 लाख कोकून तक संरक्षण कर सकते हैं। 8 से 10 फीट बारंडा होता है। ये बट जो छोटे किसान भाइयों हैं जहाँ जनरली लो कॉस्ट ग्रेनेज हाउस बनाते हैं, ग्रीन सैंडनेट भी बनाते हैं और जो टाइल्स है उसमें भी बनाते हैं, बट ज़्यादा देखा जाता है जहाँ कमर्शियल स्केल में होता है ये कंक्रीट का ग्रेनेज हाउस है। अच्छा, और ये ज़्यादा सुविधाजनक है और इसमें काफ़ी मात्रा में हम कोकून प्रिजर्व कर सकते हैं एंड सब फैसिलिटी भी हो रहा है। बिल्कुल। ये तो बात हो गई। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि जब हम रखते हैं कोषागार में बीज, उससे पहले हमें सही जानकारी नहीं हो पाती, हम रख दिए बीज और ख़राब होने लगता है। तो इसके विसंक्रमण की क्या प्रक्रिया होगी? किस तरह से इसको विसंक्रमित किया जाना चाहिए? अब बीजागार बनने के बाद जहाँ बीजागार है, पहले जो बीजागार के पास जो घास है छोटे छोटे पेड़ पौधा है उसको काट के हटा देना है।
ये पहले। मतलब जितने भी आसपास में जी, अगर आपका बीजागार कंक्रीट में है, उधर हम फ्यूमिगेशन टेक्निक को देते हैं। फ्यूमिगेशन एक होता है, उसमें फॉर्मालिन एंड पोटेशियम परमंगनेट एंड वाटर को रख के एक वेपर जैसे छोड़ते हैं, बाष्प जाते हैं। बट ये थोड़ा सुपरवाइजर में होना चाहिए जो एक्सपर्टाइज है, क्योंकि ये होना चाहिए। और एक फ्लेम गनिंग, जहाँ कंक्रीट का घर है उसमें आप सजेस्ट करते हैं फ्लेम गनिंग करिए। फ्लेम गनिंग मीन्स गैस के थोड़ा आग से एक फिजिकल डिसइंफेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन है 2 से 5% अगर हम दीवार में छिड़का देंगे तो हमारा रूम व जहाँ हम कोकून को प्रिजर्व करेंगे ये विषमकरण हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या ये तीनों प्रक्रिया एक एक करके अपनानी चाहिए? हाँ, ये बीजागार किस तरीका का है, अगर आपका बीजागार लकड़ी में बना है और आप उसमें फ्लेम गनिंग कर दी तो जल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ कंक्रीट ग्रेनेज हाउस है ये हम सजेस्ट करते हैं। बट जनरली जो तीनों अगर किया जाए तो ये अच्छे से हमारा विषमकरण में हो जाएगा हमारा ग्रेनेज हाउस। तो इसके लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है या किसान भाई खुद कर सकते हैं? जनरली किसान भाई और कहीं भी नहीं मिला, ब्लीचिंग सॉल्यूशन 2 to 5% स्प्रे कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्प्रेयर है उसमें स्प्रे करके भी विषमकरण किया जा सकता है। तो उसमें लेकिन मात्रा का ध्यान रखना। 2 से 5% होना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए तो फिर अच्छा, एक महत्वपूर्ण इसमें बात यह भी आती है कि जैसे हम विसंक्रमण कर रहे हैं तो विसंक्रमण के बाद कितने समय के बाद उसका उपयोग करना हम शुरू करें? अगर हम फ्यूमिगेशन करते हैं, फ्यूमिगेशन जो पद्धति है उसमें 3 दिन तक छोड़ देना है रूम को। फ्यूमिगेशन जहां आप रूम का कर रहे हैं अच्छा से बंद कर दिया जाता है, 3 दिन तक वो खोलना नहीं। 3 दिन के बाद उसका खिड़की और दरवाजा खोल देना है। उसके बाद ही जब गंध चल जाएगा तब कोकून को प्रिजर्व करने के लिए हम किसान भाई को उपदेश देते हैं। तो एक ये हो गया कि बीजागार कैसे बनाएं, बीजागार के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन जब हम कोकून को वहाँ रखें तो कोकून को रखने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं? कोकून को रखने से पहले कोकून का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जहाँ कोकून हम लेते हैं, कुछ किसान भाई भी खुद भी करते हैं अपना जो है, नहीं तो कुछ किसान भाई भी परचेस करके रखते हैं। कोकून को जहाँ भी आप रखते हैं पहले क्रॉप हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, इसका इतिहास। उसका इतिहास मतलब होता है ये कहाँ से अंडा आया, कैसे रियरिंग हुई, रियरिंग के दौरान रोग का क्या परसेंटेज था, ये जो किसान भाई उन्होंने रियरिंग की है कैसे खाद्य पौधा था, ये सबको देखने का इस क्रॉप हिस्ट्री बोलते हैं। एंड ये बीबी की टीबी, ये बाइवोल्टाइन की ट्राइवोल्टाइन। बाइवोल्टाइन मीन्स जो साल में 2 बार होता है, ट्राइवोल्टाइन होता है साल में 3 बार। ये सबको बारे में पहले क्रॉप हिस्ट्री जानना चाहिए। उसके बाद गोटी को चुनना चाहिए। कैसे चुनेंगे? जनरल जो बीज कोसा जो हम चुनते हैं ये अच्छा टाइट होना चाहिए, अच्छा वजनदार होना चाहिए। एंड जब कोसा चुनेंगे उसमें एक होल मिलता है। अगर आप देखेंगे अगर होल व छेद अगर अग्रभाग में है ये येलो इन्फेस्टेड है, उसको रखना नहीं है। अगर पोस्टीरियर पार्ट में होल है दैट इज उजी इन्फेक्टेड है, दैट मीन्स एक मक्खी का द्वारा ये आक्रांत है, ऐसा कोकून को नहीं रखना था। और एक कोकून मिलेगा फ्लेमजी, उसका साइज एंड शेप एक अलग तरीका का, ये नॉट ए प्रॉपर साइज। और एक मिलता है डेड कोकून, अगर कोसा मर गया ये आपको छूने से हल्का लगेगा, अगर ऐसा टाइप ऑफ कोसा है उसको आपको चुनना रखना ही नहीं है। और जो अच्छा वजनदार कोकून है, लाइव कोकून है और टाइट है, अगर आप हाथ में दबाएंगे तो ऐसे अगर टाइट लगेगा तो ऐसे कोकून को हम बीजगार के लिए चुन सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब जब हम कोकून रख रहे हैं तो उसके चुनाव में बहुत ध्यान रखना है, उसके वजन पर, उसके शेप पर, उसमें किसी तरह का दाग लगा हुआ है कि नहीं कि ये मक्खी से आक्रांत है या नहीं, इन सारी बातों का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब हम कोकून रखते हैं उसके बाद जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसमें देखभाल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो, जैसा आपने एक देखभाल तो शुरू में ही विसंक्रमण के बाद रखें तो वो 3 दिन तक कम से कम उसको ये रखें, उसके बाद फिर जब रखें तो उसमें चुनाव कर लें कि किन कोषों को रखें। अब हम कोषों को जब वहाँ रख देते हैं तो इस दौरान हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सावधानियाँ अपनाई जानी चाहिए? जनरली जो अभी जो क्रॉप होगा उसको कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। कमर्शियल क्रॉप में जनरली नवंबर दिसंबर में हम कोकून को हार्वेस्ट करते हैं, फिर कोकून को हम प्रिजर्व करते हैं अगले साल जून जुलाई तक। अच्छा। जो 6 से 7 महीना है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि 6-7 महीना का समय है तो इस दौरान हम कैसे रखेंगे ये जानना भी बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली ये जो समर प्रिजर्वेशन है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली कोशा का जो प्यूपा अंदर रहता है ये मर जाता है। तो उसको बचाव के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ा, हम किसान भाई को उपदेश सजेस्ट करते हैं जो खास नेट लगा के पानी स्प्रे करिए, सो दैट
बरामदा में जो खसनेट है उसको अगर स्प्रे करेंगे तो टेम्परेचर घर का अंदर कंट्रोल होगा। एंड समर में हम एडवाइस करते हैं तो नीचे पोछा मत लगाइए, क्योंकि अगर नीचे आपने पोछा लगाएं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। तो देन ईयरली इमरजेंस तो तितली निकलेंगे लगेगा बिना टाइम से, अगर जून जुलाई में जो निकलना है ये मार्च अप्रैल में निकले, सो ये काम नहीं करे और साफ सुथरा रखे ग्रेनेज को, तब जाके ये अगर सावधानियां हम बरतेंगे तो डेफिनेटली हम कोकन को प्रिजर्व लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वातावरण को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और जो ठंड का समय है उसके लिए अलग तरीका होना चाहिए और गर्मी का जो समय है उसके लिए अलग तरीका। ठंड में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जनरल दिसंबर जनवरी में हम कोकोन हार्वेस्ट करते हैं, बट पर्टिकुलरली समर प्रिजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा गर्मी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण बात आपने ये भी बताई कि पूंछा नहीं लगाएं, इससे आर्द्रता बढ़ जाती है इसमें। हाँ, अगर आर्द्रता बढ़ जाएगा, पर्टिकुलरली ये इंसेक्ट बहुत सेंसिटिव है टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी के, अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों बढ़ा तो तितली निकलने लगेगा, तो जो कि मार्च अप्रैल में अगर निकला तो उसको इराटिक इमरजेंस कहता है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो ग्रेनेज हमारा लॉस होगा। ये सब बारे में काफ़ी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो हम रख दिए कि 6 महीने के लिए रख दिए, तो हम जब उसके निकालेंगे, जो हमारा जो कोशा होगा उसको फिर बाहर भी हम निकालेंगे, तो वो निकालने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या ध्यान रखना चाहिए उसमें? नहीं, जब हम सपोज हम जनवरी फरवरी में कोकोन को प्रिजर्व किए, ये जून जुलाई में तितली निकलेगा, तो तितली निकलना हमारा ग्रेनेज का काम शुरू हो गया। तो तितली निकलने के बाद फिर उसमें कपलिंग लगता है, कपलिंग 7 से 8 घंटा के लिए किसी हम छोड़ देते हैं, उसके बाद लेके जो माता मदर मत होता है उसको हम ओवी पोजीशन अंडा देने के लिए रख देते हैं। अच्छा। सो अंडा 3 दिन तक देती है। सो 3 दिन के बाद फिर उसी मौत को निकाल के हम टेस्ट करते हैं उधर उसमें बीमारी है कि नहीं। अगर माता में हमको बीमारी मिला, पर्टिकुलरली पेब्रिन बीमारी हम देखते हैं, अगर उसमें बीमारी मिला तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। उसमें जो नहीं मिला तो ये फिर उसी का अंडा वॉशिंग को जाता है, उसको DFL बनता है, बट डिजीज फ्री लेइंग से हम बोलते हैं। तो ये जो हम रख रहे हैं वहाँ पर इसमें हानि कम हो, जैसे हम कोशों को रख रहे हैं, जिस समय हम रख रहे हैं हानि कम हो, उसके लिए और क्या क्या सावधानियाँ अपनाई जानी चाहिए? कोशा रखने के टाइम पर जो जनरली कोशा को माला गार्लैंड उसको बोलते हैं, एक गार्लैंड में 100 कोकोन जनरली किसान हम लोग टांगते हैं, एक माला के आकार में टांगते हैं। तो माला का टांगने का विधि भी अलग अलग। हाँ, वही ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ। एक रो जो एक रो से दूसरा रो का जो डिस्टेंस व दूरी होता है 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। एक रो से दूसरा रो, एक रो के बीच में एक माला से दूसरा माले की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि एक रो से दूसरा दूरी अगर 1.5 से 2 फीट होगा सो एक आदमी घूम सकता है एंड ये क्रॉस वेंटिलेशन भी होगा, ज़्यादा घना नहीं होना चाहिए। तो एंड जो 100 माला हम रखते हैं, जो एक 100 माला 20 गुच्छा हम रखते हैं, एक गुच्छा में 5 कोकोन, एक गुच्छे से दूसरा गुच्छे का दूरी 5 से 7 मीटर होना चाहिए, 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर रखेंगे तो एक लिमिट सर्टन हाइट में, मैनेजरल हाइट में हम उसको रख सकें, और नीचे जो भी माला हम टांगेंगे उसको ध्यान देना पड़े से जमीन से 2 फीट से 3 फीट हाइट से होना चाहिए, क्योंकि हम साफ सफाई कर सके। ये सब को बारे में काफ़ी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब साफ सफाई हम करें किस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें, या साधारण रूप से साफ सफाई करें या उसमें कुछ और भी चीज़ों को मिलाकर साफ सफाई करें, अगर हम फर्श की साफ सफाई? नहीं, सबसे बेस्ट है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग 2% से 5% अगर लिया जाए, उसका ब्लीचिंग का घोल बना के उसको अगर पोछा मारा जाए तो ये अच्छा से काम है। तो कितने समय के अंतराल में ये किया जाना चाहिए साफ सफाई? क्या प्रतिदिन किया जाना चाहिए या उसका एक निश्चित ये होना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने क्रम में वो इमरजेंसी, हाँ, ये जनरली समर में हम एडवाइस नहीं करते हैं, वीकली वंस और ट्वाइस वीक चलेगा। बट जब ग्रेनेज ऑपरेशन होता है, जब तितली निकलने लगता है क्योंकि नीचे यूरिनेट कर देते हैं, तो उस टाइम डेली होना चाहिए। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है कि कई ग्रेनेज में किसी तरह का जो पानी वगैरह का रिसाव होता है या सीलन भी हो जाता है, तो उस पर क्या ध्यान देना चाहिए? उसी ग्रेनेज बनाते टाइम उसी को ध्यान देना है। जो मैं ग्रेनेज बनाऊं ये एलिवेटेड पोजीशन होना, ऊंचा जगह पर होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, वाटर लॉगिंग के अलावा जैसे मान लीजिए कि बारिश का समय है, बारिश हो रही है, दीवार में पानी पड़ रहा है, तो मान लीजिए कि किसी तरह का अगर दीवार से पानी रिसाव होता है तो काफी नुकसान कर देगा। ये तो जरूरी, ये तो हमारा कोकोन के लिए नुकसान और मौत के लिए, पर्टिकुलर ग्रेनेज ऑपरेशन के लिए भी नुकसान, उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, तो उस समय अगर मान लीजिए कि ये स्थिति अचानक से उत्पन्न हो गई, तो इसका विकल्प भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, विकल्प हो जाए तो ह्यूमिडिटी, जो पर्टिकुलरली जो वाटर चाहता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। अगर उसी केस में अगर घर के अंदर हम टेम्परेचर को भी बढ़ा दें तो ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगा, बट जनरली ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये इतना होता नहीं।
क्योंकि जब लोग बीजागार बनाते हैं उसी समय इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये करते हैं। तो जो बीजागार बना रहे हैं, जो किसान भाई कोषों को रख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, बीजगार बनाने से पहले जगह को चयन अच्छा से करें, जैसे हमने अभी बोला। एंड कोसा रखने से पहले कोसा चयन बहुत, क्योंकि ग्रेनेज का टोटल ऑपरेशन, ग्रेनेज का सक्सेस निर्भर करता है कोसा के ऊपर। बिल्कुल। अगर आपका बीज कोसा खराब है तो आप ग्रेनेज सक्सेस नहीं होगा। आप दिसंबर जनवरी में कोसा को रखें, जून जुलाई में कोसा खराब मिलेगा, तो पूरा कंप्लीटली प्रिजर्वेशन लॉस भी आपका हुआ और आपका मेहनत ही पानी फेर जाएगा। तो उसी किसान भाइयों, अगर आप बीजागार बना रहे हैं और उसमें कोसा रख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उसका आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।